चलिए आज शुरू करते हैं क्लास नंबर। आज सेकंड क्लास है। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं ब्लड। तो आइए देखते हैं ब्लड में क्या क्या पढ़ना है। ब्लड में जैसे नॉर्मल पर्सन में पहले तो ब्लड होता क्या है, एक नॉर्मल पर्सन में ब्लड की स्थिति क्या रहती है, हीमेटोलॉजी क्या होती है, ब्लड को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, ये सारी बातें जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड होता क्या है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है या संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू का मतलब कि ये बहुत सी सेल्स से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टिश्यू। तो ये कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव। कनेक्टिव माने जोड़ना, यानी ये एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे बन जाएगी? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने का काम करता है। इसे ब्लड कहते हैं। इसको ट्रांसपोर्टर भी बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्टर। इसको ट्रांसपोर्टर क्यों बोलते हैं? जैसे मान लिया जाए हमने कोई खाना खाया और खाने में मान लो कैल्शियम दिया। कोई ऐसा खाना खाया जिसमें कैल्शियम है। खाना कहाँ से? माउथ में आया पहले, माउथ के बाद खाना कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक के बाद कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। खाने में लिया क्या था? कैल्शियम। किस अंग के लिए जाना है, किस ऑर्गन्स में भेजना है, इसको ये डिसाइड करेगा ब्लड, और लेके भी जाएगा। तो इसको कैल्शियम अगर है तो इसकी ज़रूरत है बोन को, हड्डी को। तो कैल्शियम ले जाने का काम किसका है? ब्लड का। कहाँ ले गया? हड्डी तक। अगर इसकी जगह कोई दूसरा हो सकता तो लेते, लिपिड लेते, अलग पार्ट्स के लिए जाता, और कुछ लेते तो अलग पार्ट्स के लिए जाता। तो इसलिए इसको कहते हैं ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम कर रहा है। इसलिए ब्लड को ट्रांसपोर्टर भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन में, एक नॉर्मल मतलब पर्सन में, एक स्वस्थ व्यक्ति और एक यंग एज में उसके अंदर ब्लड की क्या स्थिति रहती है। तो आइए देखते हैं इसकी पीएच मान कितना होता है। पीएच वैल्यू कितनी होती है ब्लड की? पीएच वैल्यू होती है 7.4। ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? ब्लड वॉल्यूम इसका होता है ब्लड वॉल्यूम मान लीजिए 5 से 6 लीटर ब्लड। लेकिन कब? जब व्यक्ति का वजन 50 से और 70 किलो के आसपास या बीच में होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 50 से 70 किलो के वजन का है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाएगा। वेट के हिसाब से अगर बात करते हैं कि वेट के हिसाब से किसी व्यक्ति का ब्लड कितना है, तो इसमें इसका रहता है 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। किसी व्यक्ति का वजन मान लीजिए
100 kg है तो उसके अंदर 7% का मतलब है कि 7 लीटर ब्लड होगा। ये रहा एक ब्लड क्या है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, जो शरीर में, हमारे शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने का काम करता है, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई कैल्शियम युक्त भोजन दिया, भोजन माउथ से स्टार्ट हुआ, माउथ के बाद स्टोमक में गया, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, भोजन का जितना पाचन होना है स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जिस पोषक तत्व को किस अंग तक भेजना है, ये काम सिर्फ ब्लड के द्वारा ही संभव होता है और ब्लड ही भेजता है। उसके बाद देखा हमने नॉर्मल पर्सन में ब्लड की क्या स्थिति है। इसका पीएच वैल्यू होती है 7.4, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। ब्लड वॉल्यूम होता है 5 से 6 लीटर, यानी किसी व्यक्ति का वेट 50 से 70 किलो के बीच में है तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होगा। वेट के हिसाब से अगर बात करते हैं तो 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी किसी व्यक्ति का वजन अगर 100 किलो है तो लगभग उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर 7 लीटर ब्लड उपलब्ध होगा या 7 लीटर ब्लड ही होगा। उसके बाद आता है, देखिए ब्लड, हम ब्लड का जो स्टडी कर रहे हैं इसको कहते क्या है। क्वेश्चन मान लो आता है कि हम जो ब्लड की स्टडी कर रहे हैं, इस ब्लड का जो, रक्त का जो अध्ययन कर रहे हैं, इसको कहते क्या है। तो ब्लड के अध्ययन को हम कहते हैं हीमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, ब्लड के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है, देखिए ब्लड, ब्लड को 2 भागों में डिवाइड किया। एक तो होता है प्लाज्मा, जो कि हमारे टोटल ब्लड का 55% होता है। दूसरा होता है सेल्स या कॉर्पस स्कल्स, यानी कोशिकाएं या रुधिराणु। प्लाज्मा 55% होता है और ये कैसा होता है, ये लिक्विड अवस्था में होता है। इसका कलर होता है हल्का पीला। प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% होता है, लिक्विड होता है और हल्के पीले कलर का होता है। उसी तरह से सेल्स में, सेल्स ये सॉलिड होता है, सॉलिड अवस्था में होता है और रेड कलर का होता है। इसमें कुछ कणिकाएं सेल्स और भी पाई जाती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इसी तरह से इसका देखते हैं कि इसका प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा कितनी कितनी चीजों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए जल, जल होता है इसमें 92%। सबसे ज़्यादा प्लाज्मा का भाग जल से बना होता है, इसलिए हर व्यक्ति को 24 घंटे में कम से कम 4 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। दूसरा होता है प्लाज्मा प्रोटीन। ये होता है 7%। प्लाज्मा प्रोटीन में कितने भाग होते हैं इसके देखिए
प्लाज्मा प्रोटीन चार तरह से होती है, चार प्रकार की होती है। पहली एल्ब्यूमिन, दूसरी ग्लोबुलिन, तीसरी प्रोथ्रोम्बिन, और चौथी होती है फाइब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है, काम क्या है, इन चारों प्रोटीन के अलग अलग काम होते हैं। एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है, ग्लोबुलिन का क्या काम होता है, प्रोथ्रोम्बिन का क्या काम होता है, और फाइब्रिनोजेन का क्या काम होता है। देखिए एल्ब्यूमिन ब्लड को गाढ़ा करती है, एल्ब्यूमिन क्या करती है, ब्लड को गाढ़ा करती है। ग्लोबुलिन क्या करती है, ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है, यानी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती हैं। उसके बाद देखिए आता है कि ये प्लाज्मा, फिर से एक बार देखिए ब्लड की डेफिनेशन कैसे दी थी। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करता है, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू या सहयोगी ऊतक कहते हैं। एक पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह तक जब पदार्थों को ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, ब्लड दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है सेल्स। प्लाज्मा टोटल बॉडी का, टोटल ब्लड का 55% होता है, जबकि सेल्स टोटल ब्लड का 45% होता है। उसके बाद प्लाज्मा लिक्विड अवस्था में होता है और हल्के पीले रंग का होता है, जबकि सेल्स सॉलिड अवस्था में होता है और रेड कलर का होता है। प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है, इसमें जल 92% होता है और प्लाज्मा प्रोटीन चार होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, ब्लड को गाढ़ा करना। ग्लोबुलिन का काम होता है इम्यूनिटी प्रदान करना। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का काम होता है ब्लड का थक्का जमाना। जब भी शरीर में कभी चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन एक धागे जैसी रचनाएं होती हैं जो आकर चोट वाली जगह पर एक जाल जैसा बना देती हैं, जिसमें ब्लड के कण फंसते जाते हैं और लास्ट में जाके ब्लड बहना बंद हो जाता है। 92 प्लस 7 यानी 99 हुआ। अब 1% और बचा है, इसमें 1% में देखिए क्या क्या होता है। 1% में होता है मिनरल, सॉल्ट, हार्मोन और ग्लूकोज। 1% में हमारे चारों यानी 100 हो गया। उसके बाद आता है कि प्लाज्मा शरीर में या ब्लड में प्लाज्मा का काम क्या है, प्लाज्मा करता क्या है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के कार्य क्या क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, इसका पहला काम होता है, ये प्लाज्मा ब्लड में तरलता प्रदान करता है। क्या काम करता है जी, सबसे पहला काम ब्लड में तरलता प्रदान करता है, यानी ब्लड को पतला बनाने का काम करता है। अगर कहीं ये तरलता प्रदान ना करता, ब्लड गाढ़ा हो जाता, तो इससे समस्या ये आ सकती थी कि ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आते,
ब्लॉकेज आते तो हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती, इसलिए इसकी तरलता बहुत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट क्या है, नंबर 2, ये ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होता है। ब्लड का थक्का कैसे जमाता है, ब्लड को क्लॉट कैसे करता है, क्योंकि इसी में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन दोनों प्रोटीन ये ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा ब्लड का थक्का जमाने में भी सहायक होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये ब्लड के पीएच को भी कंट्रोल करता है। क्या करता है, प्लाज्मा ब्लड के पीएच को कंट्रोल करता है। अगर ब्लड के पीएच को कंट्रोल ना करता, ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4, अगर इससे कम हो जाता है इसका पीएच वैल्यू, इससे 7 से 5 या 6 रह जाती, तो इसमें क्या हो जाता, अम्लीयता बढ़ जाती, ये एसिडिक हो जाता और बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती, खाना पचने की स्थिति नहीं रहती, इंडाइजेशन होता, बीमार होते। अगर इसकी पीएच वैल्यू 7.4 से ज़्यादा होती है तो ये क्षारीय ज़्यादा हो जाएगा और ऐसी स्थिति में बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन फैल जाएगा, व्यक्ति इन्फेक्टेड हो सकता है। तो इसलिए इसका बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है कि ये ब्लड के पीएच को कंट्रोल करता है। अगला नंबर है कि ये बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। प्लाज्मा बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस, या अगर फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का होता है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल भी प्लाज्मा ही करता है, ब्लड ही करता है। उसके बाद आता है ये पूरे शरीर में पोषक पदार्थों को, पोषक तत्वों को संचार करने का काम करता है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है तो ब्लड के द्वारा ही जो भी पोषक पदार्थ हैं शरीर के अलग अलग भागों में ट्रांसफर किए जाते हैं। उसके बाद सेल्स जैसे ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और इनके ये क्या होती हैं ये आगे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि नसों में खून का थक्का क्यों नहीं जमता। जैसे अगर कहीं चोट लग जाती है हमारे शरीर में, खून बहना शुरू हो जाता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन आकर के इसका ब्लड का बहना बंद कर देती हैं और एक लेयर टाइप की बन जाती है जिसे बोलते हैं ब्लड का थक्का। लेकिन ये बाहर ही क्रिया क्यों होती है, हमारे बॉडी के अंदर भी तो ब्लड बह रहा है, तो बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड इसलिए नहीं जमता है कि ब्लड के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है हेपेरिन। हमारी बॉडी के अंदर एक एंटी क्लॉट एजेंट पाया जाता है जो ब्लड को जमने से रोकता है। उसके बाद बात आती है कि ये हेपेरिन बनता कहाँ है, तो ये हेपेरिन बनता है लीवर में। हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है, हेपेरिन का निर्माण होता है लीवर में। उसके बाद क्वेश्चन अगर आता है कि शरीर के अंदर ऐसा कौन सा अंग है जो एक ऐसे एजेंट को बनाता है जो ब्लड को, ब्लड वेसल्स में ब्लड को जमने से रोकता है, तो आंसर होगा वो अंग है लीवर। उस अंग को क्या कहते हैं, उस अंग को कहते हैं लीवर। उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे इसको, आरबीसी को डिटेल्स लेंगे, डब्ल्यूबीसी को डिटेल्स लेंगे और प्लेटलेट्स को डिटेल्स लेंगे। तो बेटे आज के इस क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तब तक के लिए